हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हूं राजन और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जी के जीएस की, और जो कि आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4, सुपर टेट और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में जी के जीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक पूछे जाते ज़्यादातर उन सबको हम लोग एमसीक्यू और डिटेल दोनों माध्यम में सॉल्व करेंगे। आज से सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स जो भी होगा, उस सब को हम लोग एमसीक्यू और डिटेल दोनों माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज से इस सीरीज शुरू करते हैं। और आप सब लोगों को ये मैं पहले से बता दूं कि मैं आपको कई सालों से जीके जीएस पढ़ा रहा हूं। बीच में कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्लास को, लेकिन फिलहाल मैं अब इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूंगा, तो आप लोग जुड़िए पूरे विश्वास के साथ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हूं और मैं आप लोगों को जो भी जानकारी दूंगा वो एक ऑथेंटिक वे में होगी और आपको एग्जाम ओरिएंटेड होगी। हम जो भी चीज़ें आप तक डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उनको ही हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि जीके जीएस तो एक प्रकार से समुद्र होता है, उसमें कितना भी आप जाइए डूबिए, उससे आप कुछ महत्वपूर्ण मोती निकाल के ही हम लोग इन प्रश्नों को लाएंगे और डिस्कस करते। तो चलिए साथी, आज की पहली क्लास थी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन था और मैं आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस करना शुरू करता हूँ। संविधान से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से पीजी हूँ और आपके लिए ये जो चीज़ें हैं संविधान से रिलेटेड और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट संविधान से समझते हैं। संविधान की शुरुआत से जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कॉमनली, पहले दिन हम लोग सरल कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए साथियों, अब हम लोग बेसिक प्रश्न पे आ गए हैं और इससे पहले अभी संविधान की प्रक्रिया क्या हुई वो जब डिटेल में हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। अभी हम सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। संविधान सभा के लिए जानकारी मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया, उसके माध्यम से भारत में संविधान सभा के बनाने की बात की गई। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होते हैं, इन दोनों देशों की अपनी अलग अलग संविधान सभाएं होती हैं और भारत की जो संविधान सभा थी उसका जो प्रश्न का आंसर है आप यहाँ पर देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो भारत की संविधान सभा है, आप यहाँ पर आंसर देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के रहने वाले थे, बहुत एजेड थे और वो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते। आगे भी इसका प्रश्न आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया और ये जो डिस्कशन है हम लोग सीरीज वाइज चलेंगे, एक से रिलेट करेंगे, दूसरे को कोरिलेट करेंगे ताकि वो प्रश्न आपको कई बार याद हो, कई बार आपके जहन में आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने से आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बात ही बात में आप उसको हल कर पाएँ। दूसरा प्रश्न होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, ये भी आपको जानते रहना है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष मैंने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आपके बिहार से रिलेटेड थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष बनने के सिर्फ 2 दिन बाद ही इनका देहांत हो जाता है, ये एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं ये। तो इनकी जगह पर नए अध्यक्ष बनेंगे, वो भी आपके इसमें प्रश्न होगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। स्थायी अध्यक्ष जो आपके होंगे वो प्रश्न आपका आगे आएगा। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ये 2 प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। साथियों, तीसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे अस्थायी की, यानी टेम्परेरी। अब परमानेंट मेंबर, परमानेंट जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट इसके हो जाएंगे संविधान सभा के, तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, भारत के पहले विधि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप अच्छे से नाम से जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन बी
ऑप्शन बी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो स्वतंत्र होने के बाद पहले अंतरिम सरकार थी उसमें ये खाद्य मंत्री थे, उसके बाद भी ये खाद्य मंत्री थे, और फिर 1950 में इनको भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया, और इससे पहले ये संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष। ये भी बिहार से रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना। आगे देखेंगे प्रारूप समिति, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट होता है किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट बनाया जाता है तो उसके लिए कमेटी होती है। उस कमेटी में 7 मेंबर थे, ये भी आप जानते चलिए। उन 7 मेंबर में एक लोग अध्यक्ष होंगे, बाकी लोग क्या होंगे, उसके मेंबर होंगे। तो ये प्रश्न आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया यह प्रश्न है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव। ये ऑप्शन नंबर 4 में जो BN राव आपके लिखा है, आपके BN राव जो थे भारत के जो संविधान निर्माण है उसके सलाहकार थे। संविधान सभा के जो सलाहकार होते हैं, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति जो बनाती है प्रारूप, और संविधान के सलाहकार माने जाते हैं इनको, BN राव को याद रखिएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, आपको अपने देश के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और बाकी के 6 सदस्य इनके साथ थे। आगे देखते हैं संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित है तो इसको लिखने में यानी इसको तैयार करने में कई दौर की वार्ताएं हुई, कई बहुत सारी मीटिंग हुई, और एक लंबी वार्ता के बाद दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ, उसका ड्राफ्ट हुआ, फिर फाइनल संविधान बना। तब कितना ओवरऑल टाइम लगा आप देख सकते हैं। इतना बड़ा देश भारत है, संघ और राज्य दोनों का संविधान भी बनना है, तो टाइम बिल्कुल लाजमी है कि लगेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह इसका टाइम होगा। भाई साहब याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, बस इतना है कि आपको याद रखना एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट और एज ए टीचर बनने वाले हैं आप, तो ये आपको बहुत छोटी छोटी सी जानकारी है जो कि हम लोग शुरुआत में समझ रहे हैं। आगे देखेंगे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसमें बहुत सारे लोग डाउट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे 26 जनवरी 1950, इसको आपको पता है कि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। 30 जनवरी 1948, ये आपको डेट याद रखना, 30 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 4 ऑप्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसका राइट आंसर होगा साथियों 26 नवंबर 1949, क्योंकि आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें बताता है कि हम 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट होने के बाद फाइनल पूरा देश में जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इसीलिए प्रत्येक बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, भारत में संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। संविधान दिवस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट से भी जोड़ सकते हैं आप और आपके संविधान से भी। तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 26 अक्टूबर को, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि अभी इससे पहले एक प्रश्न बताया 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया था। आगे देखें 8वां प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और अनुसूचियां थीं। 2 प्रश्न एक साथ हैं इसमें, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्टिकल हमारे संविधान में कितने थे और शेड्यूल यानी अनुसूचियां कितनी थीं। तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जब हमारा संविधान बन करके फाइनल तैयार हुआ थी, यानी इससे पहले, वर्तमान की बात नहीं कर रहा, थी यानी इससे पहले जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस स्थिति में हमारे देश में ऑप्शन ए
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये आपके आगे जाके अनुच्छेद भी आपके बढ़े, उसके सब पार्ट जोड़े और उसके साथ उसमें आपकी अनुसूचियां भी बढ़ी, वो भी आगे आप हम लोग प्रश्न में डिस्कस करेंगे। हम लोग अब कुछ प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत सारा प्रश्न बनता है। संविधान की आत्मा अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन की है, लेकिन यदि ओवरऑल हम देखें तो संविधान की आत्मा सोल कौन होती है? मौलिक अधिकार, प्रियम्बल, डीपीएसपी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको अलग से प्रश्न दे दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। प्रस्तावना को वैसे तो हम लोग आत्मा मानते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहें तो इसका आंसर होगा, यदि भीमराव अंबेडकर जी का नाम दे दिया होता तो इसका आंसर होता ऑप्शन डी। लेकिन ओवरऑल आत्मा जो है प्रियम्बल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को, जिसमें 5 प्रकार की रिट दायर होती हैं, उन रिट के माध्यम से मानते हैं कि संविधान का बेसिक रूप से संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, यही संविधान की मूल आत्मा है। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? आपने बहुत सारी डिबेट देखी होगी, बहुत सारी बातें सुनते हैं। 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू होती, उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव जोड़े गए। प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ, अदर चीज़ों में भी संशोधन हुआ और फाइनली 3 शब्द हमारे संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए। वो शब्द कौन से थे? तो ऑप्शन ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और इसी में जोड़ दिए अखंडता, ये 3 शब्द हैं। और इसके बाद आपका प्रस्तावना में और शब्दों की संख्या बढ़ गई। समाजवादी, आप जानते हैं कि जो समाज में जो चीज़ें, हमारी देश व्यवस्थाओं में जो चीज़ें हैं, उनमें सब लोगों का समान रूप से अधिकार रहे। धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत का कोई विशेष एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से, सेकुलर जिस शब्द को यूज करते हैं हम लोग। अखंडता, यानी हमारे देश में किसी प्रकार की ऐसी भावना का डेवलपमेंट ना हो कि हमारे देश में बंटवारे जैसी भावना का अखंड हो, खंडता ना हो, लोगों में यूनिटी बनी रहे, इसलिए इस शब्द को वापस जोड़ा गया है। आगे देखेंगे वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक 6 प्रकार के हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम लोग संविधान की आत्मा बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार हटने के बाद मूल अधिकारों की संख्या बची आपकी 6। पहले आपके 1978 तक ये आपके हुआ करते थे 7, लेकिन अब वर्तमान में अब मूल अधिकार अपने कितने हैं? 6। मूल अधिकार को बेसिक रूप से भारतीय संविधान में जो लाया गया वो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है मूल अधिकार को। आगे देखेंगे संपत्ति का अधिकार 1978 हटने के बाद 44 में संशोधन के बाद कुल संख्या बची इसकी 6। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ये थोड़ा सा प्रश्न को मैं क्या करता हूँ, उससे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये आप समझिए कि भाग संविधान में कितने हैं। आपके 22 भाग से ज़्यादा भाग हैं। ये 22 ही भाग हम लोग पढ़ते हैं, वैसे उनके 9, 14 ये सब क्या है, ए क्लॉज करके जोड़ दिया गया है, लेकिन कुल भागों की संख्या अभी भी 22 है। तो 22 भाग हैं आपके संविधान में। उसमें भाग नंबर 3, जो कि आपके भाग 3 में फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच। आगे देखेंगे अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो देश में पिछड़ेपन होने के कारण लोगों की मानसिकता गुलामी वाली थी, और उनके अंदर एक भावना थी कि छुआछूत की भावना, अपने को ऊंचा नीचा समझना, और इस पर 1955 में एक नियम भी लाया गया। संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी है जो एवोल्यूशन किया जाए, उसको हटाया जाए।
इस पर महात्मा गांधी जी ने भी बहुत काम किया। और अस्पृश्यता, एक दूसरे की छुआछूत वाली चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए विकसित समाज में। और इसमें आर्टिकल संविधान का 17 वर्णन करता है कि अस्पृश्यता का एकदम फाइनली अंत होना चाहिए और ये हमारा मूल अधिकार है। यदि इस प्रकार की घटना होती है तो हम संविधान के अपने अधिकारों का हनन होता है, रोकते हैं, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत या अपनी मांग को रखने के लिए। इसलिए आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 इसी में जोड़ा गया है, उपाधियों का अंत, यानी पहला आर्टिकल ही आपका है समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक याद रखिएगा, समता यानी राइट टू इक्वलिटी, सब चीज़ों में क्षमता की रहेगी। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल के रिलेटेड प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। आप लोग यदि शायद टीचर हैं वर्तमान में, या फिर आप पढ़ रहे हैं टेट सीटेट कोई भी तैयारी आप कर रहे होंगे, इससे पहले बीएड किया होगा आपने, डीएलएड किया होगा, तो आपने बिल्कुल ये वर्ड और ये शब्द जरूर सुना होगा कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटी राइट टू एजुकेशन 2009, अनिवार्य और बाल शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आपको, तो ये आपके संविधान के मूल अधिकार के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बाद आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा किस अधिकार की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 21A। यदि फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी में बात करता तो 45 में चला जाता। ये आप याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और रूस। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे डीपीएसपी। ये बहुत ज़रूरी है और हमारे व्यवस्था में, संविधान में इन चीज़ों को लाया ही इसलिए गया है कि भारत का जो संविधान है सबके अधिकारों की रक्षा हो, राज्य को भी दे पावर, राज्य के खिलाफ भी लोग बात कर सकें, और हमारी कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यदि हमारे कुछ अधिकार है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 76 के माध्यम से जोड़ा गया है और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इसको जोड़ा गया। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 हैं, उससे पहले हमारी जो ड्यूटीज़ होती थी वो 10 थी। इसमें फिर 11वीं ड्यूटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावकों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए जोड़ा गया। ड्यूटी हमारी, देश के नागरिक हैं हमको अपना एक शिक्षित और विकसित भारत बनाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान जोड़ने पड़े। आगे देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से कुछ प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति जो होता है आप जान लीजिए संसद का सदस्य होता है, और भारत के राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितने ईयर का, 5 ईयर का होता है। ऑप्शन बी, 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और भारत में राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, आपको मैंने अभी बता दिया, राष्ट्रपति, यानी भारत के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट नागरिक होते हैं, दूसरे होते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और अदर लोग आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। भाई साहब राष्ट्रपति तो आप बन गए, आपने कुछ ऐसा संविधान के खिलाफ और कुछ ऐसा कर दिया कि देश की जो संसद है, संसद के जो सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, उनको लगता है कि ये संविधान सम्मत काम नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आप याद रखिएगा आर्टिकल 61, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के माध्यम से राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है। अभी हम लोग सब आर्टिकलों पर एक एक करके बढ़िया से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब कुछ एक एक समझेंगे। आज मैंने शुरुआत की है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल राज्यसभा से जुड़े नहीं होते हैं, यानी पदेन सभापति राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। तो कौन हो सकता है भाई साहब, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप याद रखिएगा जो राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। संसद के 2 सत्र, अभी आपका वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है,
उसके बाद फिर आपका बजट सत्र आएगा, तो आपका शीत सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र हो या दूसरा सत्र जैसे मानसून सत्र है, तो इसके बीच में लगभग टाइमिंग जो फिक्स है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा संसद के सदनों के बीच जो सत्र होते हैं उनके बीच 2 जो सत्र हैं, मानसून सत्र आपका हो गया, इसके बाद शीतकालीन सत्र आएगा, और उसके बाद फिर नया साल आ जाएगा तो फिर आएगा आपका बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। लगभग साल भर में 3 सत्र होते हैं, लेकिन फिर भी 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं हो सकता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? मनी बिल। याद रखिएगा, धन विधेयक से बहुत प्रश्न आता है, आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है, और धन विधेयक आपका प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? अभी आपको एक नया संशोधन होने जा रहा है, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, भारत के 38 हो जाएंगे। ये प्रश्न हम लोग करंट में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 ईयर, 62 नहीं 65, 62 आपके हाई कोर्ट की है, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, 62 आपके हाई कोर्ट के जज की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई साहब, राज्यपाल, गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति का एक प्रकार से क्या होता है, जैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है अपने अपने एक प्रकार से संदेश वाहक कह सकते हैं, राष्ट्रपति का एक रूप में राष्ट्रपति के कोई एक व्यक्ति विशेष को बैठा दिया, वो राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति को वो क्या करते हैं? राज्यपाल की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जिस राज्य से हैं आप याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था जिसको लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, और इसको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। 26वां प्रश्न देखते हैं, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपातकाल की घोषणा भारत में किसके पास है? ये प्रश्न का आप आंसर याद रखिएगा, हमेशा राष्ट्रपति के पास इसका पावर होता है। राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। भारत में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, और 1 बार की इमरजेंसी बड़ी विवादास्पद रही है, 2 बार की कुछ भारत की पाकिस्तान के साथ, भारत की चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाइयाँ हुई, उसके लिए लगाया गया था। आगे देखते हैं, वित्तीय आपात। वाह क्या प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डाउट भी हो सकते हैं आप। फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद 360 है, लेकिन आज तक भारत के इतिहास में ये वित्तीय आपात जैसी स्थितियां नहीं बनी। ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं आ पाई। आर्टिकल 352 जो आपका होता है, ये इसको बोलते हैं आपातकाल। आर्टिकल 356 आपके राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगता है। आर्टिकल 360 वित्त आपात की बात करता है, यदि देश में वित्तीय व्यवस्थाएं खराब चल रही, गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा देश को समस्या होने वाली है, तो वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान संशोधन भारतीय संविधान में प्रक्रिया दी गई है, आर्टिकल 368। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप आर्टिकल जानिए 368, बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप याद रखिएगा, उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का रहेगा या 65 वर्ष की आयु, 2 में से कोई भी पूरी हो जाए। जैसे उनको निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, उनकी जो रिटायरमेंट की टाइमिंग है या तो 6 साल बची हो तो, या फिर 65 वर्ष उम्र होने वाली हो तो, 2 कंडीशन है, दोनों में वो किसी में भी फॉलो करते हैं तो उनका कार्यकाल 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो अधिकतम 6 साल रह सकते हैं या फिर 65 हो सकता है। कोई व्यक्ति 50 साल में बन जाए तो वो तो 15 साल रहेगा, लेकिन इसके लिए फिक्स 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकते, या फिर 65 वर्ष की आयु आपकी होने वाली हो तो वहाँ तक रहेंगे। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कॉनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आज का प्रश्न है,
और ये पृष्ठ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। केंद्र राज्य संबंध आप जब पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध अनुसूची 7 में आपको देखने को मिलेगा। उस स्थिति में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इन पर हम लोग बारी से डिबेट पूरा एकदम डिटेल डिस्कस करेंगे, समझेंगे कौन कैसे इस पर काम करता है। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण 30 पृष्ठ। आई होप मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को बताने का प्रयास किया। उनसे रिलेटेड और भी जो प्रश्न बन सकते थे उस पर डिस्कस किया। ये पहली क्लास थी, संविधान से शुरुआत करते हैं हम लोग जीके जीएस की। अभी क्लास आपकी डेली इसी प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आता रहूँगा और आपको ये जो प्रश्न मिलेंगे, एक से बढ़कर एक प्रश्न मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा और हम धीरे धीरे से ही सही तैयारी अपनी आगे बढ़ाएंगे। जीके जीएस को महत्व देना पड़ेगा। पेपर में इसका अपने आप में वेटेज 30 नंबर का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न कैसे थे। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और मैं आपको वो कंटेंट देने का प्रयास करूँगा जो आपके एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और आपको एकदम ऐसे महसूस होगा जैसे आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी क्लास को फिर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।